हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका सारा चीज इन हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले आपको हम टेस्ट भी ले चुके हैं, फाइनल टेस्ट भी ले चुके हैं, उसका रिजल्ट भी दे चुके हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों का हम केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसमें आपको पहले आज इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसके बाद जाकर के आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, आखिर केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम किस किस चीज का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे, इसका नाम ही है रासायनिक बल गतिकी। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इफेक्टिव करता है, यानी रिएक्शन को कोई फास्ट कर देता है, कोई स्लो करता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो काफी फास्ट होता है। लाइक जैसे कि आप देख लो, सोडियम को पानी में डालो, काफी फास्ट रिएक्शन होगा। फास्फोरस को वायु में रखो, काफी फास्ट रिएक्शन होगा। ये सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में आप NaCl को डाल दो, काफी फास्ट रिएक्शन होगा। तो ये सब रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि इसमें लगने वाले समय का गणना हम नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा कैटेगरी का रिएक्शन हम लेंगे। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं केमिस्ट्री में, उसके परिवर्तन होने में यानी अभिक्रिया होने में हो सकता है महीनों लग जाए, सालों लग जाए। यानी उसका जो परिवर्तन होगा कितने देर में होगा, कितने साल में होगा, कितने महीने में होगा, कहना मुश्किल है। तो ऐसे रिएक्शन में भी समय का गणना करना थोड़ा सा असहज हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो दो रिएक्शन अभी आप देखिए, एक काफी फास्ट रिएक्शन होता है, उसमें भी समय का कैलकुलेट करना काफी कठिन होता है। एक काफी स्लो होता है, तो उसमें भी समय का गणना काफी करना मुश्किल हो जाता है। एक बीच का रिएक्शन होता है, दोनों के बीच का होता है, ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा, ना तो बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा, तो बीच में होगा। आइडिया लगाइए क्या होगा, ना तो बहुत तेज होगा ना बहुत कम होगा, तो क्या हो सकता है, कम होगा। तो ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें लगने वाले समय का हम गणना कर सकते हैं। केवल और केवल उसी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। लगने वाले समय का गणना हम जिस रिएक्शन में कर सकते हैं, उसी रिएक्शन का हम केवल स्टडी अबाउट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें केमिकल काइनेटिक्स हम किसको बोलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच होगा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में स्टडी अबाउट करेंगे, या रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर के बारे में स्टडी अबाउट करते हैं। दोनों तरह से आप चल सकते हो, दोनों को मिला देंगे तो बनेगा फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग को यहां दर बोलेंगे। ठीक है, वेग या दर या इनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी अबाउट किया जाता है, तो उसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, लुक एट भौतिक रसायन की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, इसी को बोलते हैं दर। ठीक है, इसी को बोलते हैं दर। तथा इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो उसे रासायनिक बल गतिकी
रासायनिक बल गतिकी, या इसको आप केमिकल कैनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलो अब यहां पर जितने भी चीज लिखे, जितने भी पॉइंट को, उसको मैं भी क्लियर कर रहा हूं। लुक एट, सबसे पहले देख लो, ये फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अभी सबको पता है। ठीक है, अब वैसा ब्रांच होगा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग या दर, यानी उसकी जो अभिक्रिया का जो दर होगा, किस स्पीड से वो संपन्न हो रहा है, काफी फास्ट हो रहा है या काफी स्लो हो रहा है या स्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में, और किसके कारण अभिक्रिया काफी स्लो हो गया, काफी फास्ट हो गया और स्लो हो गया, ये प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करते हैं सिस्टमैटिक। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपको चाय 1 घंटे में बनाना हो तो क्या करोगे, टेम्परेचर को बहुत कम रखोगे तो चाय धीरे धीरे बनेगा। लेकिन हमको चाय 5 मिनट के अंदर बनाना है तो क्या करोगे, सिंपली है टेम्परेचर को काफी हाई कर देंगे। तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, कारक हो गया, है ना, प्रभावित कर रहा है ना, प्रभावित करने वाले कारक, टेम्परेचर यहाँ कारक हो गया जो इफेक्ट कर रहा है। हम चाहे तो ताप बढ़ाकर तेजी से बना सकते हैं, हम चाहे तो ताप को घटाकर थोड़ा लेट बना सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर और इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में केमिकल कैनेस्टिक्स में स्टडी अबाउट किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, देखो वेग के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया रिएक्शन को टोटल। पहला देखो, पहला इसको बोला जाता तात्क्षणिक, दूसरा तात्क्षणिक या दूसरा नाम इसका आयनिक, या तीसरा नाम इसका तीव्र अभिक्रिया। तीनों का सेम टू सेम मीनिंग निकलेगा, जिसको बताऊंगा क्लियर करके। ठीक है, लुक एट, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस और आयनिक और वेरी फास्ट रिएक्शन गाइस। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम टू सेम होगा। अब चलो इसको, इसमें दूसरा जो टाइप है रेट के अनुसार, दूसरा जो होगा वेग के आधार पर, वो आपका होगा अति मंद अभिक्रिया, एक्सट्रीमली स्लो या वेरी स्लो रिएक्शन, या इसको एक्सट्रीमली स्लो भी बोलेंगे, काफी ज्यादा स्लो होगा। ठीक है, तीसरा आणविक या मंद अभिक्रिया, मॉलिक्यूलर और स्लो रिएक्शन। देखो हम तीनों को अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तीनों को काफी विस्तार से बताने वाले हैं। इसके बाद हम देखो, ये तो इंट्रोडक्शन में आ गया, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताएंगे। पहले इसको क्लियर समझ लो, तात्क्षणिक या आयनिक या तीव्र अभिक्रिया, तीनों का मीनिंग सेम टू सेम है। ठीक है, इसको हम आपको क्लियर करते हैं। अभी तात्क्षणिक का मतलब होगा यानी समय के बहुत छोटे क्षणों में, और यहां पर देखेंगे कंपाउंड जो होगा वो आयनिक होना चाहिए और काफी फास्ट होगा, यानी इसमें लगने वाला समय का कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस या आयनिक, या इसको वेरी फास्ट रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, फास्फोरस को हम जैसे वायु में रखते हैं जल जाता है, जबकि वो आयनिक नहीं है। सोडियम को पानी में रखते हैं, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है हाइड्रोजन गैस निकाल करके। या AgNO3 के विलयन में यदि हम NaCl को डाल देंगे तो AgCl का अपक्षेप निकल जाएगा। ये सब रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इसमें लगने वाला टाइम का कैलकुलेट हम नहीं कर पाते। तो इसके अंतर्गत जैसे आ जाएगा, जैसे देख लो Na को जब तुम H2O में डाल दोगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट से NaOH बनाएगा और इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब बताओ सोडियम को जब तुम पानी में रखा तो इसमें लगने वाले समय का क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है, कठिन है करना, कितने देर में होगा, कितना अमाउंट देंगे तो करना मुश्किल है। इसलिए ये जो रिएक्शन होगा तात्क्षणिक या आयनिक या तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत होगा। अब आयनिक कैसे होगा जरा सा इसको समझो। देखो सोडियम जो Na जो है
एक इलेक्ट्रॉन OH को दे दिया, ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन OH को दे दिया, तो OH किसका था, H प्लस का OH था, है ना। अब ये दोनों क्या करता है, रिएक्शन कर लिया, तो बन गया ये हमारा NaOH, और ये बाहर क्या निकल गया, H2 गैस, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं एक दूसरे का आयन ट्रांसफर हो गया, H प्लस को हटा के Na प्लस आ गया, तो ये आयनिक रिएक्शन हो गया, इसको भी हम ले सकते हैं। लेकिन इसका मोस्टली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से एक्वस में यदि आप NaCl डालोगे, नमक डालोगे, जैसे डालोगे ये बनाएगा AgCl का ये बहुत स्पीड से अपक्षेप देता है, ठीक है, और प्लस निकल जाएगा NaNO3। देखिए क्या हुआ, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसके साथ आ गया प्लस के साथ, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ आ गया। देखिए ये आयनिक है कि नहीं है, एक दूसरे का आयन ट्रांसफर हो रहा, एक प्लस दूसरे प्लस को हटा रहा, एक माइनस दूसरे माइनस को हटा रहा, तो ये आयनिक रिएक्शन होगा, काफी फास्ट होगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखो क्या, वेरी स्लो रिएक्शन समझाते हैं क्या है, ये एक प्रकार का मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ठीक है, ये आयनिक नहीं होता, एक प्रकार का मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। जितने भी स्लो रिएक्शन आएंगे, चाहे वो एक्सट्रीमली स्लो हो, वेरी स्लो हो, वो सबके सब मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, ठीक है, वो आयनिक नहीं होगा उसमें। अब देखो इसको समझाते हैं, अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। आप देखो कच्चा लोहा, सबको पता है कच्चा लोहा पर हम चाहेंगे, कच्चा लोहा पर हम चाहेंगे जंग लगे, तो आप बताओ लोह स्तंभ क्या आज से खड़ा है, क्या लोह स्तंभ 1 साल से खड़ा है, लोह स्तंभ 100 साल से भी ज्यादा हो गया खड़ा है, लेकिन अभी भी जंग नहीं पकड़ा। तो इसका मतलब हम स्पष्ट कर सकते हैं ये स्लो रिएक्शन है, काफी स्लो रिएक्शन है, कितने देर में होगा कहना मुश्किल है। दूसरा देखो इसका जो एक्चुअल रिएक्शन है, सपोज दैट हम H2 गैस लेते हैं और O2 गैस लेते हैं, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करेगा, देखो सबको पता है ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, अनुपस्थित किसका, उत्प्रेरक का, कैटालाइस्ट की अनुपस्थिति होगी। यदि कैटालाइस्ट यानी उत्प्रेरक का अनुपस्थिति कर देंगे, तो सर ये जो रिएक्शन होगा ना H2O का, ये जो रिएक्शन होगा ही नहीं, यानी कब होगा कहना मुश्किल है, सालों लग जाएगा, बहुत स्लो होगा, इतना स्लो होगा कि इसके टाइम का कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यदि टाइम का कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो सीधी बात है ये केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी अबाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, H2O2 बिना उत्प्रेरक का अभिक्रिया करेगा तो वो वाटर नहीं बना पाएगा, और वाटर नहीं बना पाएगा यानी यदि ये रिएक्शन को हम कराएंगे तो कितने महीने के बाद, कितनों सालों के बाद होगा कहना मुश्किल है। इसलिए H2O जो होगा, H2O का जो रिएक्शन होगा, H2 प्लस O2 का जो रिएक्शन होगा वो एक्सट्रीमली स्लो के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा आणविक या मंद अभिक्रिया, ये भी देखो मंद कोई भी अभिक्रिया होगा वो मॉलिक्यूलर होगा, उसमें मेटल नहीं आएगा, उसमें आयन नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है, दोनों में मेटल नहीं आएगा, मेटल केवल और केवल इसमें आ सकता है। ओके, क्लियर हो गया, कैसे समझोगे कि वो मॉलिक्यूलर या स्लो है, मॉलिक्यूलर और स्लो तभी होगा जब उसमें मेटल नहीं आएगा। ओके चलो क्लियर करते हैं इसको। आणविक या मंद अभिक्रिया, ये अभिक्रिया अणुओं के मध्य होता है और इतना भी स्लो नहीं होता कि टाइम का कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इतना स्लो होता है कि हम टाइमिंग का कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो वैसे अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो एसिड और यदि हम एल्कोहल को लेते हैं, एसिड और एल्कोहल को लेते हैं तो ये ईस्टर का निर्माण करता है, ये ईस्टर का निर्माण करता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं कैसे करेगा। देखो हम एसिड के स्थान पे एसिटिक एसिड लेते हैं COOH। ओके देखो इसमें कहीं मेटल नहीं है। उसके बाद एल्कोहल के स्थान पर हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। लुक एट, देखो C2 या ऐसे लिखते हैं OH, चलो सीधा लिख देते हैं इसको समझने के लिए, C2H5OH। ये रिएक्शन किया, ठीक है, ये रिएक्शन किया, ये रिएक्शन करेगा तो देखो इसका जो आपका H प्लस है इसके OH माइनस के साथ आएगा, OH के साथ आएगा, इसका ग्रुप OH इसके H के साथ निकलेगा, बाद बाकी को जोड़ दो तो क्या क्या बचा होगा जरा सा देखो। देखो CH3 फिर क्या बचा C O, यही साइड वाला क्या जुटा जरा सा देखो C2H5
C2H5 बाहर क्या निकला H2O। यही तो हमारा एस्टर है, यही तो हमारा एस्टर है। देखो हमने रिएक्शन करा एसिड का अल्कोहल के साथ तो एस्टर बन गया। ये एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन भी तुम्हारा तैयार हो गया। ठीक है, इसको याद रखोगे तो ऑर्गेनिक में भी काम देगा। चलो ये तो एक रिएक्शन हो गया, एक रिएक्शन हो गया इसका। दूसरा रिएक्शन जो बता रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे को पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, सबको पता है। उसको हम शर्करा भी बोलते हैं, ये भी पता है। लेकिन कैसे बनता है उसको जरा सा समझेंगे। ये जब आप सुक्रोज भी उसको बोल सकते हो, सबका फॉर्मूला एक ही होता है। चलो सुक्रोज को लेते हैं, सुक्रोज को लेते हैं किसके प्रेजेंस में, H प्लस या डेल्यूट DIL, डेल्यूट बोलेंगे इसको H2SO4, डेल्यूट H2SO4 के ही लिए हम H प्लस लिखे हुए हैं। यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यदि हम सुक्रोज का अपघटन कराते हैं, जलपघटन कराते हैं, वाटर लेकर के कराते हैं, जलपघटन कराते हैं, तो दो चीज बनता है। क्या क्या बनता है देखो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का याद रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन ग्रुप अलग होता है। तो कौन ग्रुप होगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड आता है जिसको एल्डो बोलते हैं, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप आता है जिसको कीटो बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। सुक्रोज का हम जल अपघटन कराते हैं, रिएक्शन करके दिखाते हैं। सुक्रोज का होता है C12 H22O11। अब जल अपघटन होगा तो H2O भी आएगा, H2O भी आएगा किसके प्रेजेंस में, डेल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। चलो लो H2SO4, इसको हम एस्टर को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये एस्टर हो गया। चलो हम यहां पर लेते हैं H2SO4 डेल्यूट के स्थान पर केवल H प्लस। जहां H प्लस हो समझ जाइए आप, यहां पर तनु अम्ल होगा। ठीक है, कहीं पर भी कहीं रिएक्शन में H प्लस आपको नजर आए तो समझ जाइएगा तनु वहां अम्ल होगा, चाहे H2SO4 हो या HCl हो। चलो लो जैसे इसको कराते हैं तो ये बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक आपका ग्लूको बन गया, एक आपका फ्रक्टो बन गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ये दोनों रिएक्शन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई रिएक्शंस पूछे जाएंगे, फुल्ली ऑर्गेनिक का चीज है। ठीक है, चलो एक बार रिमेंस कर देते हैं तुम लोगों को। यह बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और आयनों के मध्य होता है। ठीक है, आयनों के मध्य होने के कारण ये इतना ज्यादा फास्ट होता है कि इसमें लगने वाले समय का कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए इसको तात्क्षणिक या आयनिक या तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, इसका स्टडी अबाउट हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में उसी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें लगने वाले समय का हम गणना आसानी से कर सकते हैं, एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, यानी एक्यूरेट का मतलब वो थोड़ा सा कम बेस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर होगा तो वैसे रिएक्शन को इसमें नहीं लेंगे। तो वैसे रिएक्शन के अंतर्गत तात्क्षणिक आता है, इसको हम लेंगे। दूसरा देखो अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखो ये इतना फास्ट था कि समय कितना लगा पता नहीं चलने दिया। अब ये इतना स्लो हो जाएगा कि कितने देर के बाद अभिक्रिया कंप्लीट होगा ये भी पता नहीं चलेगा हमको। जबकि ये अणुओं के मध्य होता है, जबकि ये अणुओं के मध्य होता है। इसका मोस्टली और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2O2 बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल का निर्माण करना। कब जल का निर्माण करेगा कहना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम इस रिएक्शन को भी केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में कैसे रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें समय का सही सही गणना किया जा सकता। वैसे रिएक्शन के लिए देखिए यहां दिया आणविक या मंद अभिक्रिया। ये अणुओं के मध्य होता है और स्लो रिएक्शन होता है, लगने वाले समय का हम मापन सही से कर सकते हैं। तो वैसे रिएक्शन को आणविक या मंद अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देख लो कि एसिड और अल्कोहल को हम यदि मिलाते हैं तो आसानी से ये एस्टर का निर्माण कर लेता है। दूसरा देख लो, जब सुक्रोज का हम जल अपघटन कराते हैं तनु H2SO4 या अम्ल की उपस्थिति में तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। दोनों का अणुसूत्र एक ही जैसा होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर करेंगे। क्या क्या होता है, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाता है जिसको एल्डो बोलते हैं, और फ्रक्टोज जो कीटो ग्रुप का होता है। देखो अब किसी भी स्टूडेंट्स का तुम यहाँ टीचर का दिमाग चकरा सकते हो, बोल दो C6H12O6 किसका होता है, वो कहेगा ग्लूकोज का होता है। तुम बोल दो ये कीटो ग्रुप में लेंगे
कीटो ग्रुप में लेंगे तो क्या इसका नाम होगा? यदि कीटो ग्रुप में लेंगे, वो ग्लूकोज बोल दिया तो 100% ये गलत है। कीटो ग्रुप होगा तो कीटो देखो यहां लिखे हैं, कीटो ग्रुप के लिए ये फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे क्वेश्चन देंगे और अच्छे बच्चे की तरह आप बनाओगे। ठीक है, देखो कंसस रहो, मैं बार बार बोलता हूं कंसस रहो, शुरू से लेकर अंत तक रहोगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज पहला इंट्रोडक्शन है, आज का यदि क्लास तुम कर लिया तो पूरे चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज आपको हमने रिएक्शन के बारे में भी बताया और इसका इंट्रोडक्शन दिया है ना, केमिकल काइनेटिक्स किसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आपका रिएक्शंस आएगा। इसके बाद आज आपको बताना रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ओके, सो गाइस आज सबसे पहले इसके बारे में नोट कर लो, ये वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज करेंगे, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे, आई नो अबाउट इट। तो आपको अब इससे आगे का जो टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में बताना है। इसको बताने से पहले हम घर का एग्जांपल आप लोगों को लेकर के चलते हैं। यदि आपको दे दिया जाए कुछ काम करने के लिए, सपोज दैट, ठीक है, तो आप जब काम करोगे तो निश्चित तौर पर काम का जो अमाउंट होगा वो घटते जाएगा और दूसरे रूप में बदलता जाएगा। सपोज दैट आपको हम दे दिए घर में रोटी बनाने के लिए, चलो आज तुमको रोटी बनाना है। ठीक है, सपोज दैट 1 केजी आटा का आपको रोटी बनाना है। ठीक है, 1 केजी आटा का आपको रोटी बनाना है तो सिंपली सबसे पहले आटा को लेके गुथोगे, गुथने के बाद तुम इक्विपमेंट्स लोगे, किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको लोगे, तवा लोगे, चूल्हा लोगे, ये सब लोगे, ऐसे थोड़ी बनाओगे। लेने के बाद आप रोटी बनाना स्टार्ट करोगे। तो मैं कुछ देर के बाद आप जब 1 केजी आटा गूंथ करके तैयार हो, ठीक है, 1 केजी आटा गूंथ करके तैयार हो, क्या चीज बनाने के लिए? रोटी बनाने के लिए। तो सिंपली है, जैसे जैसे रोटी यहां 0 है तभी ये 1 केजी ही आटा है। ठीक है, सपोज दैट हम करते हैं ये ½ केजी आपका आटा बच गया तो मैं मान लेता हूं 10 रोटी बना होगा, मान लेता हूं 10 रोटी बना होगा, मोटा मोटा ठोक लेना, ठीक है, आराम से 10 बन जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में ये सब चलता है। लेकिन देखो यहां पर 1 केजी पूरा समाप्त कर दो, 1 केजी पूरा समाप्त हो गया, 0 केजी बच गया तो ये शायद 20 रोटी बना होगा। देखो कंसेप्ट यहां क्लियर है। यहां से देखो 1 केजी था, ये 0 पे आ गया, यहां देखो क्या 0 था, यहां 20 आ गया। देखो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हो? अभिकारक बोलते हो। जो बन जाता है उसको क्या बोलते हो? उत्पाद बोलते हो। देखो हम बता कुछ और रहे थे, मीनिंग कुछ और निकल गया, यही चीज तो हमको मेनली समझाना था। देखो अभिकारक को हम ए सपोज करते हैं और उत्पाद को बी सपोज करते हैं। ठीक है, इसका कुछ न कुछ अमाउंट होगा, ठीक है, इसका कुछ न कुछ अमाउंट होगा, लेकिन जब समय 0 होगा, 0 सेकेंड होगा तो इसका अमाउंट 0 होगा। ठीक है, मान लो इसका अमाउंट कुछ होगा, मान लो यही मान लो, ठीक है, लेकिन 0 सेकेंड होगा तो इसका अमाउंट जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन उत्पाद कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन कुछ समय निकल जाएगा, मानते हैं ये 1 सेकेंड निकल गया, तब इसका अमाउंट घटेगा। मान लो a/2 बचा तो ये साइड मान लो क्या बना होगा, a/2 निकल गया इससे, यानी आधा निकल करके इस साइड से इस साइड आ गया। क्लियर हुआ ना? तो अब बताओ, पहले a था, अब a/2 बच गया, ये पहले 0 था, अब a/2 हो गया। इसका मतलब इसका अमाउंट बढ़ रहा है, इसका अमाउंट घट रहा है। ठीक है, इसका अमाउंट बढ़ेगा, इसका अमाउंट घटेगा। देखो हम ऊपर में चलते हैं, 0 रोटी था, समय बीते गया, 20 रोटी हो गया, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। ठीक है, अब इधर साइड आओ, 1 केजी आटा गूथा हुआ था, ठीक है, 1 केजी आटा गूथा हुआ था, जब रोटी बढ़ गया इस साइड तो इस साइड देखिए आटा 0 हो गया, 0 केजी हो गया, 1 से 0 आ गया, इसका मतलब ये घट रहा है। क्लियर हो गया? अभिकारक घटेगा, उत्पाद बढ़ेगा। अभिकारक घटेगा, उत्पाद बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए जरूरत किस चीज का होगा? टाइम का। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, तब हम चलते हैं आप लोगों को अब लेकर के चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या इसी को दर बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करना कोई बच्चे। ओके, चलो अब देखो यहां पर क्या था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद दोनों होता है।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों होता है, भाग लेने वाला भी बनने वाला भी, लेकिन इकाई समय में अभिकारक में भी परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद में भी परिवर्तन हो रहा है। तो अभिकारक और उत्पाद में जितना परिवर्तन हुआ उस अभिक्रिया का वेग या दर कहलाएगा। इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, आप लिख लो। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हो? तो उसे अभिक्रिया का वेग या दर कहा जाता है। ठीक है, वेग या दर कहा जाता है। ओके, इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है। कैपिटल या स्मॉल दोनों मिल सकता है, सूचित किया जाता है। ओके, किया जाता है। देखो अब इसमें क्लियर करते हैं उसके द्वारा। अब यहां पर मैं बात करता हूं इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक की मैं बात करूं तो सांद्रता है ना, देखो यहां डिफिनेशन से ही निकल जाएगा। सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो सांद्रता बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सांद्रता बटे समय हो जाएगा। सांद्रता जो होगा आपको हम बताए हुए थे मोलर के रूप में होता है, तो मोलर के रूप में तो मोल का मात्रक क्या होगा सबको पता है। ठीक है, चलो देखो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर होता है। ये किसका? सांद्रता का बटे समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे फाइनली? ये क्या है रिजल्ट? मोल पर लीटर पर सेकेंड, या कहीं पे मिलेगा मोल पर लीटर पर मिनट, या कहीं पर मिलेगा मोल पर लीटर पर आवर, ये आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप याद रखोगे मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा किसका मात्रक? अभिक्रिया का वेग या दर का मात्रक। ठीक है, तो यूनिट ऑफ आर हो गया ये। ठीक है, चलो तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद एक नोटेबल पॉइंट लिख लो। क्या चीज? रिएक्टेंट का मान क्या होगा? रिएक्टेंट का मान निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि घटेगा। ठीक है, एवं इसका ग्राफ नीचे की ओर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, नीचे की ओर होगा। आगे इसको क्लियर करेंगे, अभी जस्ट क्लियर करेंगे। दूसरा नोटेबल पॉइंट क्या है? दूसरा नोटेबल पॉइंट जरा सा देख लो। प्रोडक्ट का जो ग्राफ होगा जस्ट इसका उल्टा, प्रोडक्ट का मान हमेशा बढ़ेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ क्या होगा? एवं इसका ग्राफ क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ऊपर की ओर होगा। चलो इसको क्लियर करेंगे, अभी जस्ट क्लियर करेंगे। तो इतना चीज जिन बच्चे का क्लियर हो गया, ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कर दो यस नो। ठीक है, और इसका फटाक से आप जैसे आप जानते हो या तो लिख लो या समय बचा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक्नोलॉजी का जमाना। ठीक है, तो आपको ये आटा रोटी नहीं करना, आपको आगे मैं बता रहा हूं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो इसको तुम लोग नोट करो, उसके बाद आगे हम बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का विस्तार। सो गाइस, हमें पूरा विश्वास है आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली से आप पढ़ोगे तो 100% आपका समझ में आएगा। वीडियो को कहीं मत छोड़ो, कहीं स्किप मत करो, लगातार देखो। ठीक है, चलो अब तुम लोगों को हम बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कितने टाइप से किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दो तरीके से इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, इसलिए अलग अलग दोनों तरीका चलेगा। पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको औसत अभिक्रिया का वेग या दर बोलेंगे। दूसरा
तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग या दर, जिसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये दो तरीका में इसको डिवाइड किया गया। दोनों में हम रेट ऑफ रिएक्शन आर को ही लेंगे। ठीक है, तो इसको आर ए भी लिखा जाता है। आर का मतलब रेट हो गया, ए भी का मतलब एवरेज हो गया। इसको आर इंस लिखा जाता है, आई एन एस। ठीक है, आर इंस लिखा जाता है। लेकिन याद रहेगा कि रिएक्टेंट यहां ए लेते हैं, प्रोडक्ट यहां बी लेते हैं, तो इसके लिए हमेशा दोनों में निगेटिव ही आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम आपको बताएं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में भी माइनस आएगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए। ओके, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा। वही चीज सेम टू सेम इंस्ट में आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आएगा। तो क्या आएगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस लेंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस लेंगे। ठीक है, सबका क्लियर हो गया। पहला इसमें जो है औसत अभिक्रिया का वेग या दर। ठीक है, औसत अभिक्रिया का वेग या दर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको क्लियर कर दे। इसमें अभी आपकी तुरंत बोले थे, इसमें ग्राफ भी बताएंगे। ठीक है, इसको क्लियर कर दे। ओके, तब हिस्ट पे चलेंगे। राइट नाउ इसमें कुछ न्यूमेरिकल होगा, उस पर भी आपको फोकस करना है। न्यूमेरिकल पर तो 100% फोकस करो। जो फिजिकल केमिस्ट्री चाहते हो स्ट्रॉन्ग हो, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोटे। चलो देखो, औसत अभिक्रिया का वेग या दर किसको बोलेंगे? कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों होगा। तो अभिकारक और उत्पाद के प्रति समय में यानी हर क्षण में जो परिवर्तन होगा उसको औसत अभिक्रिया का वेग या दर बोलेंगे। इसको भी हम रिटेन कर देते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद, उपस्थित क्या क्या होगा, अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में प्रति समय में होने वाले परिवर्तन को ठीक है, क्या बोलेंगे, परिवर्तन को अभिक्रिया का, उस अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहा जाता है। औसत वेग या दर कहा जाता है। इसे प्रायः RAV द्वारा सूचित किया जाता है। अभी जस्ट आपको बताएं। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताएं। इसे RAV, R का मतलब हो गया रेट, AV का मतलब एवरेज हो गया। अब देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, दोनों चीज होता है। क्या क्या उपस्थित होता है, अभिकारक भी होता है, उत्पाद भी होता है। तो अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में प्रति समय में होने वाला परिवर्तन, तो प्रति समय में क्या होगा, अभिकारक घटेगा, प्रति समय में क्या होगा, उत्पाद क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों में जो परिवर्तन होगा उसको हम औसत अभिक्रिया का वेग या दर बोलेंगे, उसी रिएक्शन के लिए जिसमें अभिकारक और उत्पाद होगा। अब इसको RAV से सूचित करते हैं। ठीक है, तो RAV बराबर औसत अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, बटे हो जाएगा लिया गया समय, परिवर्तन होने में लिया गया समय। ओके, देखो अब क्या करना है, यहाँ पे इसको सूचित किससे करोगे, RAV से। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RAV इज इक्वल टू अंतिम सांद्रता को C से डिनोट करते हैं। अंतिम सांद्रता मान लो C2 है, C2 माइनस C1
बटे लिया गया समय, समय में भी कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है, तो हो जाएगा ये T2 माइनस T1, ठीक है। चलो अब इसको दोनों में जो अंतर होगा, छोटा सा भी अंतर होगा, छोटा सा अंतर के लिए आप क्या लिखोगे, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, ठीक है, और ये भी बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, बट फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखोगे, सपोज दैट हम एक रिएक्शन लेते हैं, ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है, ये हमारा अभिकारक है, ओके, ये हमारा अभिकारक है, उस साइड हमारा क्या उत्पाद है, ओके। चलो अब देखो इस साइड का साइन क्या होगा, ऑलवेज माइनस, और उस साइड का साइन क्या होगा, ऑलवेज प्लस, ओके। तो ये जो प्लस और माइनस है इसको कहां नोट करते हैं, इसको समझो, देखो तो फॉर रिएक्टेंट आर ए बी बराबर माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, ऐसा लिखेंगे, या बराबर माइनस C2 बटे C1 बटे T2 माइनस T1। इस फार्मूला को भी ग्राफ में क्लियर करेंगे, ये तो रिएक्टेंट के लिए हो गया, बट फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट क्या लिखोगे, देखो ये आपका रिएक्टेंट था इसलिए माइनस लग गया, C का मतलब सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा C का मतलब सांद्रता में परिवर्तन। मान लो ये हमारा क्या है 10 है और ये हमारा 8 है, 10 में 8 घटेगा तो क्या कुछ तो अंतर हुआ ना। चलो तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट में हो जाएगा आर ए भी इज इक्वल टू क्या चीज, प्लस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। ये प्लस का मतलब हो गया सांद्रता बढ़ेगा, आई माइनस का मतलब हो गया सांद्रता घटेगा, या बराबर लिख सकते हो क्या चीज, C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1। ये दोनों फार्मूला को अभी ग्राफ में हम कैलकुलेट करके स्पष्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप इसको नोट कर लीजिए, वही बात है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने आप ब्रिलियंट हो उसके हिसाब से काम कर लो, हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलो लिखो इसको, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया का वेग या दर का हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको ग्राफ का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। चलो पहले ग्राफ रफ में तुम लोगों को हम क्लियर समझा देते हैं। यहां पर देखो जीरो जीरो होगा, ऑरिजिन होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है ओ, ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके ओ। तो अब आप लोगों को हम ये क्लियर कर दें कि इस पर आप टाइम को ले लेना, इस पर कंसंट्रेशन को ले लेना। अब देखो मानते हैं अभिकारक का कंसंट्रेशन 10 था, तो उस समय टाइम 0 होगा, ठीक है। अभिकारक का कंसंट्रेशन 8 हो गया, घट गया, तो टाइम मान लो 10 सेकंड लगा होगा, मान लो, या मान लो क्या चीज 2 सेकंड लगा होगा, ठीक है, सेकंड में ही ले लो। कुछ देर के बाद ये 6 सेकंड हो गया और घट गया, तो मान लो 4 सेकंड लगा होगा, ओके। कुछ देर के बाद 6 से ये 4 पे आ गया, मान लो इसको 6 सेकंड लगा होगा। कुछ देर के बाद ये 2 पे आ गया, कुछ देर के बाद ये 2 पर आ गया, मान लो ये 8 सेकंड लगा होगा। उसके बाद कुछ देर के बाद खत्म हो गया। तो अभिकारक का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो ये सांद्रता जो ऊपर से नीचे देखिए घट रहा है, नहीं घट रहा है, घट रहा है, तो समय लग रहा है घटने में। तो इसका मतलब है इसका ग्राफ जो होगा कहां से कहां, ऊपर से नीचे की ओर होगा, ऐसे ऊपर से गिर रहा है, तो गिर रहा है तो क्या गिर रहा है, सांद्रता गिर रहा है, लेकिन उधर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। तो यदि ऐसा ग्राफ होगा तो वो किसका होगा, अभिकारक का होगा। और आपको पहले ही बता चुके हैं अभिकारक का ग्राफ कहां होता है, नीचे की ओर होता है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है। अब दूसरा देख लो, इसका जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा देख लो, ठीक है। चलो मान लेते हैं यहाँ पर ऑरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। यहां पर हम क्या करते हैं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड कुछ ले लेते हैं। उत्पाद में क्या होता है, उत्पाद स्टार्ट में जब टाइम 0 होता है तो उत्पाद भी 0 होता है, सबको पता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय जैसे जैसे बढ़ेगा, अभी तुरंत आपको बताए थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रोटी बनाने की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब उत्पाद बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मान लो टाइम बढ़ा तो ये 1 हो गया, टाइम बढ़ा तो ये 2 हो गया, टाइम बढ़ा तो 3 हो गया,
टाइम बढ़ा तो 4 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये 0 से ऊपर की ओर देखो ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा, देखो ऊपर की ओर गया, इसका मतलब टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है और ये ऊपर की ओर भी भाग रहा है इसका ग्राफ। यदि ऐसा होगा, ये किसके लिए होगा, उत्पाद के लिए, इसका ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की ओर, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, प्लस होती है। और अभिकारक का नीचे क्यों आता है, क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी होती है। क्लियर हो गया। इस दोनों ग्राफ को एक साथ मिला दो, दोनों ग्राफ को एक साथ मिला दो तो क्या होगा, दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन देखो। कुछ बच्चे ने बोला था सर इसमें कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने देंगे हम। ठीक है, हम कह रहे शुरू से अंत तक केवल देखो। देखो क्या करो, तुम उत्पाद का बनाओ, तो उत्पाद का कैसे बनाओगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, चला गया। अभिकारक का क्या होगा कि अभिकारक का ऊपर से नीचे की ओर आ रहा, तो इसका इसी में ले लो, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ये हो गया। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा, तो ये किसका हो गया, अभिकारक का हो गया। ओके, और जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है वो किसका हो गया, उत्पाद का हो गया। कहां भारी है बताओ, ये दोनों का ग्राफ क्लियर हो गया, ये दोनों ग्राफ को हमने यहां कंबाइन कर दिया। तो एक समय ऐसा आएगा कि पॉइंट बीच में आ जाएगा, साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो साम्य अवस्था का मतलब हो गया अभिकारक, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें अभिकारक का भी मात्रा वही होगा जो उत्पाद का होगा। ठीक है, दोनों का एकदम पैरेलल होगा, इक्वल होगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब तुम लोगों को हम इस ग्राफ को लेकर के हम वो फार्मूला प्रूफ करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर समय क्या चीज सेकेंड में लोगे, ले लो, एवं y अक्ष पर सांद्रता को किस में लोगे, मोल पर लीटर में। ठीक है, पर लिया। ओके, अब यहां पर लेते यदि किसी दो सांद्रता क्रमशः C1 एवं C2 तथा समय टाइम T1 एवं T2 हो तो चलो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। हो तो क्या होगा, चलो ग्राफ लेते हैं, किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए लेंगे तो क्या होगा, चलो लो स्टार्ट करो, ये लेते हैं ग्राफ, चलो ले लिए। ये हमारा क्या है, ऑरिजिन है, 0 हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। राइट नाउ ओके, चलो यहां तक क्लियर हो गया। जो हमने कहा वो हमने लिख लिया। अब इसमें करा प्रारंभिक पहला जो सांद्रता ये C1 है। चलो पहला जो इसका कंसंट्रेशन है ये C1 है। यहां पर हम इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन को लेते हैं, जैसा लिखे वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, C1 को लेते हैं, फिर क्या हो रहा है, घटेगा, दूसरा सांद्रता जो है नीचे होगा। यह स्पष्ट तुम जानो, दूसरा सांद्रता जो वो नीचे होगा, क्योंकि सांद्रता इसकी घटती है, ग्राफ ऊपर से नीचे जाता है। तो यहाँ C2 हो जाएगा। देखो ये समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सांद्रता बड़ा होगा तो ऊपर रहेगा, छोटा होगा यानी छोटा होगा तो घटेगा मतलब नीचे आएगा। और टाइम लेकिन देखो बढ़ेगा, टाइम क्या होगा, टाइम 0 है, वो साइड जाएगा तो ये T1 हो जाएगा, ये साइड बढ़ेगा T2 हो जाएगा, और आगे जाएगा T3 हो जाएगा। लेकिन 2 पॉइंट के लिए ही हम लिए वो, इसलिए T1 T2 लिए। अब 2 पॉइंट के लिए सांद्रता लिए C1 C2 लिए। इसको जरा सा मिलाओ, मैच करो। C1 के लिए T1 मैच करो, चलो मैच कर दिया। ओके, फिर C2 के लिए T2 मैच करो। देखो C2 के लिए हमने T2 को मैच कर दिया। ओके, क्लियर हो गया ना। अब देखो इसका ग्राफ क्या हो रहा है ना, कि ऊपर से ऐसे आएगा, ये दिस नीचे की ओर जा रहा, नीचे की ओर जा रहा। तो ये जो पॉइंट है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा प्रारंभिक सांद्रता को, प्रारंभिक सांद्रता को इंडिकेट कर रहा है, किसको, C1 को। फिर ये जो पॉइंट है किसको इंडिकेट कर रहा है, अंतिम सांद्रता को, अंतिम सांद्रता को इंडिकेट कर रहा है, जिसको आप क्या बोलोगे, C2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अब बोलो फॉर रिएक्टेंट के लिए RAB बराबर क्या हो जाएगा, औसत अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। अभी तुरंत फॉर्मूला आपको बताए थे, अंतिम सांद्रता माइनस क्या चीज,
प्रारंभिक सांद्रता चलो शॉर्ट में लिख दिए, बटे अंतिम समय या समय में परिवर्तन माइनस प्रारंभिक समय, ये भी लिख दिए। ओके, अब यहां पर यदि हम करते हैं तो आप बोलो रिएक्टेंट के लिए किसका साइन लगेगा? माइनस का। क्यों लगेगा? क्योंकि कमी होती है, कमी तभी हो सकता है जब उसके आगे माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस का मतलब ही होता है कमी, घटेगा। चलो तो माइनस लगा दिए। अंतिम सांद्रता किसको लोगे? C2 को लोगे ना। चलो लो, ये हो जाएगा C2 माइनस प्रारंभिक सांद्रता देखो क्या है, C1 है। चलो लो C1 बटे टाइम क्या हो जाएगा? T2 माइनस क्या चीज? T1। देखो आर भी प्रूफ हो गया ना, माइनस लगा। माइनस किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, ये यदि क्लियर हो गया तो इसी के आधार पर सेम टू सेम आपको प्रोडक्ट वाला हम बताएंगे। तो प्रोडक्ट वाला भी इस पर ही डिपेंड करता है। थोड़ा सा हम इस साइड आते हैं। ठीक है, सेम टू सेम चीज आपको हम करके दिखाते हैं, कोई इधर उधर आपको नहीं करना, कहीं इधर उधर नहीं करना। प्रोडक्ट के लिए भी सेम टू सेम कंडीशन होगा। क्या होगा? चलो फॉर प्रोडक्ट के लिए चलेंगे तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा ना, और इस पर तो समय लेना ही पड़ेगा। एक्स एक्सिस है एकदम लेना पड़ेगा। ओके, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना पड़ेगा? सांद्रता लेना ही पड़ेगा, चूंकि माने हैं तो क्लियर करना होगा। दो चीज लिए अब देखिए, ऑरिजिन है ये। ओके, यहां पर देखिए T1 है, यहां पर देखिए T2 है। दो ही पॉइंट लिए, तीसरा नहीं लिया। उत्पाद में क्या होगा? उल्टा होगा। उत्पाद में नीचे से ऊपर जाता है, तो C1 कहां होगा? नीचे या ऊपर? तो C1 नीचे होगा, C2 ऊपर होगा। ठीक है, इसका बढ़ते जाएगा नीचे से ऊपर। इसका क्या होगा? घटेगा तो ऊपर से नीचे आएगा। C1 ऊपर होगा, C2 इसके नीचे होगा, C3 इसके नीचे होगा। एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा होगा, C1 नीचे, फिर C2, फिर C3, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करना? ग्राफ को इंडिकेट करना। यदि कंसंट्रेशन C1 लेते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। इसको मैच करो। ये पॉइंट देखो कहां गया। दूसरा देखो, ये C2 है ना, T2 के लिए पॉइंट पर जाकर के मैच कीजिए। चलिए T2 पॉइंट पर मैच कर गया। अब देखिए जीरो से उठना स्टार्ट हुआ ना, ये जीरो से उठना स्टार्ट हुआ तो इस तरह का इसका ग्राफ होगा। नीचे से कहां? ऊपर की ओर। चलो नीचे से ऊपर की ओर होगा। ठीक है, और ये यदि यहां पर हम बात करें तो ये इसका प्रारंभिक सांद्रता है, ये इसका प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता। और ऊपर में जो आपका, इसको C1 बोलेंगे, इसको C1 बोलेंगे। और ये जो ऊपर में है ये अंतिम सांद्रता है, फाइनल कंसंट्रेशन है। और ये इनिशियल है, इसको C2 बोलते हैं। ठीक है, तो फार्मूला तो वही हो जाएगा ना, RAV दोनों के लिए सेम होगा, केवल प्लस माइनस का फर्क होता है। तो इसका RAV बराबर क्या हो जाएगा? बोलो तुम लोग। वही फार्मूला होगा, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे क्या चीज? समय में परिवर्तन। या आप लिख सकते हो अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो RAV बराबर क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस क्या चीज? T1। फर्क देखो किस चीज का? केवल और केवल फर्क किस चीज का है? माइनस का है। और इसका ये प्लस साइलेंट है, लिखोगे भी तो चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देखो तब ये RAV बराबर क्या हो जाएगा? माइनस C2 माइनस C1 बटे क्या चीज? T2 माइनस T1। अब देखो सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो डेल्टा C माइनस डेल्टा C बटे डेल्टा T। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। ओके, प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा? चलो जरा सा यहाँ देखो, RAV बराबर तो यही होगा प्लस C2 माइनस C1 बटे क्या चीज? T2 माइनस T1। इसके लिए भी वही होगा, केवल यहाँ जो माइनस है ये हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा C बटे डेल्टा T। सो गाइस, आज आपका क्लियर हो गया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला बताए थे वो आपको हम क्लियर कर दिए। दोनों का ग्राफ भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसका मैं PDF भेजूंगा, उसको आप नोट कर लेना, ताकि आपके पास एक फेयर की कॉपी रेडी हो जाएगी। भूलोगे तो फिर पलट करके ले लेना, क्योंकि एक कहावत है अर्थशास्त्र में, जो भूल पड़े कागज से लो। इसका मतलब ये हो गया, जो चीज तुम भूल रहे हो एक बार तुम उस कॉपी को उल्टा करके देख लो। इसलिए देखते हैं दुकानदार क्या करता है, जब सौदा देता है, उधार देता है तो लिख लेता है,
ताकि बाद में भूल जाएंगे तो पलट के देख लेंगे, याद आ जाएगा। तो आप भी इसको लिख लोगे, पलट लोगे बाद में तो याद हो जाएगा भूलने के बाद भी। चलो फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद न्यूमेरिकल देते हैं एक प्रैक्टिस के लिए, फिर आपको दूसरा न्यूमेरिकल देंगे SW के लिए। नोट कर लेंगे इसको क्या। सो गाइस यदि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, याद रखेंगे। अभी जो आपको बनाने के लिए देने वाले हैं उसमें कहीं परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे लिए टाइम दिए हैं और आप अपना नॉलेज को बढ़ाएं, तो 100% ये मेरी गारंटी है अभी जो आपको न्यूमेरिकल देंगे जरा सा परेशानी नहीं होगी। तो देखो क्या है न्यूमेरिकल में, एक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 0.4 m से 0.2 m होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा। चलो सबसे पहले तो देखो रिएक्शन में दिया क्या गया है, ठीक है। कुछ चीज रिएक्शन में साइलेंट भी रहता है, उसको भी क्लियर कर दें। तो रिएक्शन में हम देखते हैं दो कंसंट्रेशन दिया गया है, 0.4 m से 0.2। देखो क्या है कि बड़ा से छोटा हो रहा है तो घट रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है इसका मतलब घट रहा है, तो यह अभिकारक का होगा, कहीं पे अभिकारक नहीं होगा। तो आपको पकड़ना होगा अभिकारक का है या उत्पाद का है। जो पहला बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा, यदि ऐसा होगा तो वो किसके लिए होगा, अभिकारक के लिए। चूंकि अभिकारक का घटता है तो पहला वाला जो होगा वो बड़ा होगा और दूसरा वाला जो होगा वो छोटा होगा, इसको याद रखना। चलो तो इसका C1 जो दिया गया 0.4 m दिया गया और C2 जो दिया गया कितना दिया गया 0.2 m दिया गया, इसको तुम याद रखना, ठीक है। चलो अब इसमें C1 है तो T1 भी होगा, T1 इसका 0 होगा। कहोगे क्यों, क्योंकि यदि सांद्रता C1 है तो आपको पहले भी बोल चुके हैं सांद्रता C1 पे T जो होता है आपका 0 होता है, क्योंकि यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होता इसलिए समय 0 होगा। लेकिन जैसे कुछ समय निकलता है, कुछ टाइम लगता है, तो कितना लग रहा 10 मिनट। सेकेंड में कहेगा तो चेंज कर लेंगे, क्या चीज 10 गुना 60 बराबर 600, क्या चीज सेकेंड। मिनट में कहेगा तो बटे 10 करेंगे, सेकेंड में कहेगा तो बटे 600 कर देंगे। दोनों तरीका से निकाल के दिखाते हैं, तब जाकर के RAB बराबर क्या होगा माइनस C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1। देखो माइनस हम क्यों लिखे हैं, माइनस क्यों लिखे इसको समझो, क्योंकि यहाँ क्या है अभिकारक की सांद्रता है, यहाँ पर उत्पाद कराता तो यहाँ प्लस हम लिखते हैं, या C1 बड़ा रहता C2 छोटा रहता तो यहाँ माइनस लिखे है। C1 यदि छोटा रहता और C2 बड़ा रहता तो यहाँ प्लस लिखते हैं। ओके चलो तो माइनस हो जाएगा, क्या चीज C2 देखिए क्या 0.2 माइनस 0.4 बाय क्या चीज बटे हम पहले 10 लेते हैं। यदि इसका कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस 0.2 बाय क्या चीज 10 माइनस क्या चीज प्लस। दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको समझना मस्ट बी इंपॉर्टेंट। देखो समझो क्या कुछ नहीं है इसको बनाने में, केवल आपको समझना सांद्रता में अंतर देख लो। यह क्या है 10 से 50 हो जाता है, 10 से 50 होता है, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो आप बताओ अभिकारक का होगा या उत्पाद का होगा, कौन फॉर्मूला लगेगा आपको समझना है। तो आप कहोगे सर इसमें तो उत्पाद का लगेगा, क्योंकि 10 से 50 हो रहा है, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है। तो कहता RAB निकालने के लिए फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ, C1 दिया गया कितना 10 मोलर, कुछ देर के बाद C2 ये कितना हो जाता है 50 मोलर, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग दिया गया कितना दिया गया 20 सेकेंड। तो RAB इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, RAB इक्वल टू होगा C2 माइनस C1 बटे क्या चीज T2 माइनस T1। आपको क्या बोले T1 घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, T1 लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिया हुआ तो लो और नहीं दिया हुआ तो उसको 0 कर लो अपने मन से। तो अब ये देखो रिएक्टेंट का नहीं लगा, क्योंकि रिएक्टेंट का यदि होता तो C1 देखे यहाँ पर बड़ा है C2 से, है कि नहीं है। यहाँ लेकिन क्या उल्टा है, C1 बड़ा है किससे, C1 छोटा है C2 से,
इसलिए ये प्रोडक्ट का होगा, इसका ये प्लस लगेगा। यदि ये बड़ा रहता C1 तब आगे माइनस लग जाता, लेकिन C1 क्या देखिए छोटा है, 50 से काफी छोटा है, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट का होगा, प्लस वाला होगा। तो C2 इसका 50 हो जाएगा, माइनस 10 बटे क्या चीज 20, तो हो जाएगा 40 बटे 20, कट करके हो जाएगा 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कहां भारी है बताओ, फटाफट से इसको नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन बनाने देखते हैं कितना मजा तुम लोगों को आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, तब आगे तुम लोगों को हम बनाने के लिए देते हैं, राइट। नो सो गाइस, लाइव क्लास में यहां तक बता चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं करते हो, व्हाट्सएप नंबर अपना सेंड करो, उसको लाइव क्लास के ग्रुप में हम जोड़ देंगे, वो लाइव क्लास फटाफट से कर लोगे। रोज आपका लाइव क्लास 7 AM से 8 AM तक चलता है, ठीक है। और सिलेबस को देखते हुए आपका कंटिन्यू समय के साथ सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइव क्लास भी करो, और जो बच्चे वहां से छूट जाते हो वो यूट्यूब पर भी आके जरूर वॉच करो, और पीडीएफ जो भेजते हैं 100% नोट कर लो, ठीक है। जिन बच्चे को यहां तक में आपको लगे परेशानी हो तो वो कांटेक्ट करेंगे हमारे नंबर पे, जो सबको पता है, गूगल पर भी सर्च करोगे ग्लोरियस केमिस्ट्री तो आपको मेरा नंबर और ईमेल और वेबसाइट सब कुछ मिल जाएगा। सो गाइस, आपको अभी न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, उसको बनाना है। नाउ स्टार्ट। चलिए, तो सभी बच्चे बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देंगे। जब आप लाइक करते हो तो याद रखेंगे कि हम हर वीडियो को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में हम औसत अभिक्रिया के बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग या दर बताएंगे, और फिर उस पर न्यूमेरिकल चलेगा। तो तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।